विवेक जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद। और मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो मेरी पुस्तक धूप नीचे नहीं उतरती को एक सत्र उसका एक रखा है। और मैं खुश हूँ कि आज इस अवसर पर आप लोग कला मर्मज्ञ, साहित्य मर्मज्ञ, पत्रकार और मेरे माता पिता भी उपस्थित हैं। कहानी जैसे जीवन अप्रत्याशित होता है, कुछ पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। मैं भी कहानी में इसी तरह आई और कहानी लिखना मुझे किसी संकट से कम नहीं लगता। लेकिन फिर मुझे कृष्णा सोबती जी की बात याद आती है कि कहानी कहने का हक सबको है। तो इस पुस्तक से कुछ संवाद मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो पढ़ रही हूँ। कहानी सरहुल का फूल। वह उससे कहता, कोयली मेरी रानी, पलाश का तुम रंग हो और महुए की गंध। बिना शर्माए वो हाजिर जवाब देती। वो कहती, सुमेरु मेरे राजा, जो पहाड़ों को फलांग लेता है और घाटियों को नापने का हौसला रखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे डूब जाते जैसे केकड़ा पानी में डूबता है। दोनों के खिलखिलाने से जंगल खिल उठता, सालवान भी आसमान भी। आज सुमेरु ने उससे यह भी कहा कि कल सुबह ही वह बाजार के लिए रवाना हो जाएगा और किरंदुल के बुधवारी बाजार से लौटने के बाद वो उससे ब्याह कर अपने घर ले आएगा। तो ये इस कहानी का छोटा सा हिस्सा था और इसका मैं अंत पढ़ देती हूँ। वे लौटे पर 40 की जगह अब 20 परिवार। मिट्टी के घर फिर से बनने लगे। नन्ही नन्ही धूप उगाई, पेड़ पौधे रोपे जाने लगे। जंगल उनका सहारा बना। धीरे धीरे उनके खोए गाय भैंस भी लौट आए। मैना, कुत्ता, गौरैया भी लौट आई, पर नहीं लौटा तो सुमेरु। अब सुमेरु के बाबा की तरह कहानी सुनाना और बैठक जमाने का जिम्मा कोयली ने ले लिया। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में सभागार में जन संदेश टाइम्स लखनऊ के संपादक आदरणीय सुभाष राय जी का आगमन हुआ। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं इस मंच से आपका। और अब हम वक्तव्य की श्रृंखला में हमारे बीच में मनीष वैद्य हैं। मनीष वैद्य फुगाटी का जूता उनका पहला कहानी संग्रह था और उसके पहले कहानी संग्रह टुकड़े टुकड़े धूप था। लेकिन जिस कहानी संग्रह को बहुत ख्याति मिली वो फुगाटी का जूता। इसी संग्रह को अमर उजाला शब्द छाप सम्मान प्राप्त हुआ, जो कि 1 लाख रुपए की धनराशि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों उनको प्रदान की गई 2018 में। फुगाटी के जूता पर ही शब्द साधक रचना सम्मान भी उन्हें दिल्ली में प्राप्त हुआ और अनेक सम्मान जिनका उल्लेख मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी मनीष जी का एक नया संग्रह जिसकी बहुत चर्चा है, वांगशी, आया है और जिस पर अभी बहुत काम हो रहा है। बहुत सी रचनाओं का उनका अनुवाद हुआ है। बहुत सी रचनाएं उनकी कई पाठ्यक्रमों में शामिल हुई हैं। और अभी का जो हिंदी कहानी का जो हमारा समकाल है उसमें यदि एक दमदार उपस्थिति की बात करें तो मनीष वैद्य एक बड़ा हस्ताक्षर हैं। मैं उन्हें बहुत आदर और प्रेम से आमंत्रित करता हूं वे आएँ और श्रद्धा जी की पुस्तक धूप नीचे नहीं उतरती पे अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। सबसे पहले तो मैं श्रद्धा जी को इस संग्रह के प्रकाशन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत सी शुभकामनाएं कि वो इसी तरह आगे लिखते रहें और भी संग्रह आते रहें। पहला संग्रह दरअसल पहले बच्चे की तरह होता है, जब उसके लिए हमारे भीतर बहुत सारी एक तरह की बेसब्री होती है, बहुत सारी खुशी होती है उसको लेकर, और वो खुशी किसी भी दूसरे संग्रह से ज़्यादा ही होती है।
बेसिकली हम देखें कि श्रद्धा जी की जो कहानियाँ हैं या श्रद्धा जी का जो कहानी संसार है वो सहजता और सरलता का संसार है। उनके यहाँ शब्दाडंबर नहीं है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा वैभवशाली शिल्प का विधान नहीं है, बहुत बनावट नहीं है। वहाँ सीधे सीधे कहानी जीवन से उतरकर कागज़ पर आती है। वहाँ अलग से कोई कहानी को बड़ा बनाने के लिए कहानी के भीतर किसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं किया जाता। मुझे ये भी लगता है कि इनकी कहानियाँ जीवन से सीधे सीधे आने के बावजूद उनमें वो ठस कहानीपन है जो हमारे यहाँ प्रेमचंद और चेखव की परंपरा से आता है। तो जब प्रेमचंद और चेखव की परंपरा से जो कहानी का ठसपन आता है वो कहानी को बड़ा बनाता है, और वो जीवन, बहुत साधारण जीवन जो उन्होंने अपनी कहानियों की पंक्तियों में कहा है, वो साधारण जीवन यहाँ आकर इस कहानी में बदलकर अनायास असाधारण हो जाता है। जैसे स्वयं प्रकाश भी कहते हैं कि हर साधारण चीज़ में एक असाधारण छुपा होता है, ज़रूरत होती है उसे प्रकट करने की। तो मुझे लगता है कि श्रद्धा जी की कहानियों में उसे प्रकट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कहानियाँ पढ़ते पढ़ते ही पाठक अपने आप उससे जुड़ता जाता है, अपने आप उससे अनुभूत होता जाता है, और वो जो कहना चाहती हैं वो पाठक अपने भीतर समेटने लगता है। मुझे ये भी लगता है श्रद्धा जी की कहानियाँ आप जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे हम कहानी सुन रहे हैं, जैसे हम कहानी को सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। दृष्टा भाव पाठक के भीतर आता है, और ये दृष्टा भाव, देखने का भाव, उस घटना को, उस दृश्य को अपनी आंखों से देख लेने का भाव, कहानी के पाठक को कहानी से बहुत ज़्यादा मजबूती से जोड़ता है। कई कहानियों में आपको लगेगा जैसे सोचिए कि धुंध है, एक जाड़े की सुबह है, धुंध है चारों तरफ, एक पतली सी गली है जो पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रही है, और जब पहाड़ से नीचे की तरफ वो धुंध में उतर रही है, उसमें दो मित्र आ रहे हैं, उनकी पीठ हमें दिखाई दे रही है, और वो धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं। वो जो बात है वो श्रद्धा जी की कहानी है। हम बहुत सारी चीज़ों से कटकर उन कहानियों में दाखिल होते हैं, उस कहानियों के साथ चलते हैं, और उन कहानियों के भीतर से उस बात को हम अपने भीतर तक ले जाते हैं। और इसीलिए ये कहानियाँ बड़ी हो जाती हैं कि ये कहानियाँ अपने फलक में भले ही छोटी हों, लेकिन ये कहानियाँ ऐसी बातें करती हैं जो हमें बड़े सवाल पैदा करती है, जो ज़्यादा दिनों तक हमारे भीतर रंजी रह जाती है, हमारे भीतर रची बसी रह जाती है। तो जब कोई रचना पाठक के भीतर ज़्यादा दिनों तक स्मृतियों में रह जाती है तो मुझे लगता है कि रचना का वैभव उससे बढ़ता है, रचना उससे अपने आप बड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कि इनकी कहानी किसी नदी से ऐसी बिछड़ी धारा की तरह लगती है कि उस धारा के साथ आप पाठक भी बहता चला जाता है धीरे धीरे, और पाठक जब उस नदी की धारा के साथ बहता है तो निश्चित तौर पर वह उस कहानी से जुड़ता है, और उस कहानी से ही नहीं जुड़ता, उस कहानी में, चूँकि कहानी अपने आप में कहानी नहीं है, कहानी की शक्ल में सवाल भी है, कहानी की शक्ल में सरोकार भी है, कहानी की शक्ल में संवेदनाएं भी है। तो जब पाठक उस कहानी से इस तरह जुड़ता है तो उसकी संवेदनाएं, सरोकार, उन सब चीज़ों से जुड़ता है। मुझे लगता है कि ये जो कहानियाँ हैं ये कहीं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये कोई बुनी हुई कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये कहानियाँ हमारे आसपास के रोज़मर्रा के जीवन से आने वाली घटनाएं हैं, आने वाली वो बातें हैं जो बहुत सहजता से जस की तस रख दी जाती हैं। चूँकि ये सच्चे जीवनानुभवों से आती है, इसलिए ये पाठक से ज़्यादा शिद्दत से जुड़ती है, उससे ज़्यादा जीवंत रूप से सामने आती है, और इससे आगे बढ़कर वो जीवंत रूप से पाठक के भीतर धड़कने लगती है। हम यदि इसको ऐसा भी कहें कि ये जीवन के कोलाहल से ये कहानियाँ आती हैं, जीवन के आसपास की कहानियाँ हैं, और जीवन का कोलाहल इन कहानियों में है,
और जीवंत अंतर्विरोध इनके अंदर है, तो मुझे लगता है मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कह रहा हूँ। ये ज़रूर है कि इनमें कल्पना जगत पूरी तरह से कोरा है। कल्पना जगत लगभग इस संग्रह से गायब है। इस संग्रह में किसी तरह की कल्पना वाली कहानियाँ नहीं हैं। ज़्यादातर कहानियाँ वो हैं जो मुझे लगता है कि मेरे पढ़ने में, जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद श्रद्धा ने अपने निजी जीवन के अनुभवों से इन कहानियों को लिया है, और जैसे निजी जीवन से कहानियाँ आई हैं उनको इस जस का तस लिख दिया गया है। एक और चीज़ भी है कि इन कहानियों को पढ़ते हुए आप वही अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं जो श्रद्धा ने बताया है, बल्कि उससे इतर कई अर्थ भी हम ग्रहण करते हैं। और एक अच्छी कहानी की खासियत होती है, एक अच्छी कहानी की मजबूती ये होती है कि वो जो कह रही है उसके इतर भी पाठक उसके अलग अर्थ निकालें। एक कहानी के जितने ज़्यादा पाठ होंगे, मुझे लगता है वो कहानी उतनी वैभवपूर्ण होगी, उतनी शायद ज़्यादा दूर तक जाएगी। ये ज़रूर है कि कहानियाँ आकार में बहुत छोटी हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि श्रद्धा एक कंजूस कथाकार है जो शब्दों को, शिल्प को और कहानी को बहुत ही मितव्ययता से बरतती है। बहुत ही ज़रूरी सेंटेंसेस उसमें होते हैं कहानियों में, और कहानी चलते बंद हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि 3, 4, 10 पेज में कहानी जाएगी आगे, लेकिन दूसरे तीसरे पेज पे जाकर कहानी खत्म हो जाती है। इसके शीर्षक बहुत आकर्षित हैं। जैसे कुछ शीर्षक मैं आपसे साझा करना चाहूँगा जो इसमें है, क्योंकि शीर्षक आकर्षक होने से पाठक बहुत जल्दी उन शीर्षकों के बहाने जुड़ता है और वो कथा भूमि में, कथा सामग्री में दाखिल हो सकता है। जैसे धूप नीचे नहीं उतरती जो शीर्षक कहानी है। इसके अलावा है मानुस हो तो वहीं, दावानल, सुपरिया के डार, उम्र घड़ी और गोबा अली। कुछ कहानियां हैं जो बेहद अलग तरह के अंदाज की कहानियां हैं। इसमें खास तौर पर ऊष्मा कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ऊष्मा कहानी बहुत ही अलग अंदाज की कहानी है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी जड़ों से बिछड़ा हुआ है, जो अपने घर परिवार और अपने देश से बेगाना होकर किसी दूसरे देश में काम कर रहा है। उसके लिए क्या संवेदनाएं उसके जीवन में बची है और कितना कृत्रिम वो हो चुका है उन सब चीज़ों को लेकर। याकों को चराने में वो किस तरह से बिजी है, किस तरह व्यस्त है, और किस तरह उसने अपने जीवन को लगभग उसमें एक तरह से ढाल लिया है, ये कहानी है। ऐसी ही कहानी मानुस हो तो वहीं है, जिसमें बहुत चित परिचित दृश्य है। हम सब जब अपने गांव से, शहर से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत चित परिचित दृश्य लगता है। कुछ गाय बैलों को चराते हुए कोई लोग मिलेंगे, कुछ बकरियों को चराते हुए कोई लोग मिलेंगे, लेकिन हम वो दृश्य देख के, उसकी सुंदरता देख के मोहित होते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन श्रद्धा वहाँ रुकती है, उस बशीर मियाँ से बात करती हैं, और उस बशीर मियाँ से जो कुछ वो बात करती हैं वो उसी तरह कहानी में लिख देती हैं। और वो कहानी अचानक पशुओं के लिए, मवेशियों के तरफ से आने वाली कहानियों में एक बड़ी कहानी बन जाती है। मुझे लगता है ये एक बड़ी बात है। इनमें कई तरह के विमर्श हैं, आदिवासी विमर्श है, स्त्री विमर्श है, और भी कई विमर्श हैं। समय की बहुत कमी है और मुझे कहा गया है कि 7.5 मिनट दिया गया है, लेकिन मेरी कोशिश है कि 4.5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं। तो मैं श्रद्धा को फिलहाल बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बड़ा समृद्ध है ही, लेकिन इस बीच में सभागार और समृद्ध हो गया। वरिष्ठ कवि, कथाकार और व्यंगकार विष्णु नागर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वरिष्ठ कवि, चित्रकार और कला आलोचक प्रयाग शुक्ल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसके पहले कि मैं आदरणीय महेश कटारे जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँ, एक टिप्पणी और जो ज्ञान जी के प्रस्तावना में श्रद्धा के लिए है। श्रद्धा की कहानियाँ जो निश्चय ही अभी संख्या में कम हैं, अपनी ज़मीन तैयार कर रही हैं। उनका अतीत ही उनका वर्तमान है और वर्तमान ही संभवतः भविष्य देगा। श्रद्धा अभी अपनी बुनियादी तैयारी में है, जबकि बहुत से रचनाकार अपनी तात्कालिक सफलताओं के लिए प्रतिबद्धताओं से मुक्त हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि श्रद्धा श्रीवास्तव की कहानियों से मतभेद करना मुश्किल है। मैं बहुत आदर से आदरणीय महेश कटारे जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वरिष्ठ कथाकार आदरणीय महेश कटारे जी।
मंच पर बैठे हमारे मित्रगण और सभा में उपस्थित हमारे कुछ वरिष्ठ रचनाकार साथ के और कुछ उम्र में जो कम हैं वो सब, निश्चय ही जैसा बताया गया है कि बहुत समृद्ध हो गया है। कुछ लोग तो जो उसने कहा था कि अगर उसका जिक्र करूं मैं कि एक अकालिया से 1.25 लाख के बराबर होता है, तो उस तरह के लोग भी इस सभागार में उपस्थित हैं, तो थोड़ा कहने में कहीं गड़बड़ भी हो सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आधे घंटे का जो समय दिया गया था तो बहुत कम होता है किसी किताब पर बोलने के लिए, उसमें भी ये है कि और कम कर दो। तो वो ये है ना कि वैसे ही चलना मुश्किल था अंधियारे में, तुमने और घुमाव ला दिया गलियारे में, तो वो उस तरह की एक बात हो गई है। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए वो लेखक हैं, सामान्य से लेखक हैं, ज्ञान विकल कोई नहीं है यहाँ पर। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जितनी बात आती होगी उतनी बात करेंगे। ज्ञान विकलता की कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें और शीघ्र ही ये समाप्त हो जाएगा। अब श्रद्धा की जो कहानियाँ हैं उन पर बात होना चाहिए। पहली बात तो ये कि श्रद्धा श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाइयाँ, इसलिए कि ये उनका पहला कहानी संग्रह है। दूसरी बात, कुछ हमारे परिवार के लिए भी ये अच्छी बात है कि हमारे परिवार में एक कहानीकार और बढ़ गया। केदारनाथ अग्रवाल की कविता की पंक्तियां है ना कि एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, हाथी सा बलवान जहाजी हाथों वाला और हुआ। तो अच्छी कहानी लिखने वाला एक सदस्य हमारे बीच में और आ गया है। तो ये दूसरी बात। अब बात कहानी। मित्रों, चूँकि ये पहला कहानी संग्रह है और ज्ञान जी ने, मतलब हम ज्ञान जी कहते हैं, ज्ञान रंजन जी ने इस पर भूमिका लिखी है। पहले ही कहानी संग्रह पर ज्ञान रंजन जी की भूमिका मिल जाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हम लोगों को अब तक नहीं मिल पाई। तो मतलब आप समझ सकते हैं इसका। ज्ञान रंजन जी ने अपनी भूमिका में, उन्होंने बाद में बताया, बहुत सही बातें लिखी। अगर समझने की बात हो तो उन्होंने लिखा है कि ये पहले शुरुआती स्तर है। दूसरे ज्ञान रंजन जी ने 2 कहानियों का जिक्र किया है इसमें, सिर्फ 13 कहानियां हैं लगभग, जहाँ तक मेरे संग्रह है, मेरे हाथ में है 13 कहानियां हैं। उसमें से 2 कहानियों का जिक्र किया है। एक कहानी का पूरा किया है, एक का अधूरा किया है, 1.5 कहानी रह जाती है। मैंने जब इसको देखा तो मैंने सोचा कि कुछ बढ़ाना चाहिए इन कहानियों में, तो 13 में मैं 6-7 पर पहुंचा, मगर 6-7 के लिए चूंकि समय नहीं है। तो जैसे कि उन्होंने कहा, हमारे मित्र बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, मनीष वैद्य ने, कि ये जीवन के अनुभव की कहानी है। मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे मुक्तिबोध का स्मरण हुआ। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, क्या जाने कब कौन कहाँ किस ओर मिले, फिर वही यात्रा सुदूर की, फिर वही खोज भरपूर की। मुझे लगा कि ये कहानियां अपने आप को पूर्णता की ओर ले जाने वाली कहानियां हैं, अपने आप में पूर्णता के खोज की कहानियां हैं, जिसमें यात्रा भी है, जिसमें अनुभव भी है और जिसमें कौशल का भी कुछ प्रभाव है कि वो कहानी बन सके। ये सवाल हमेशा उठता रहता है कि कहानी की शर्त क्या है। बहुत बार सवाल ये उठता है
और उसका उतना ही सहज जवाब ये होता है, आप सब लोग जानते हैं कि कहानी की पहली शर्त ये है कि वो कहानी हो। दूसरी शर्त है ही नहीं उसमें। मुश्किल ये हो जाती है कि मैं कई कहानियां जो पढ़ता हूं, अब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि सब कहानियां मेरी समझ में आ जाए, मगर बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी थोड़ी समझ में आती है और कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे उसमें, वो भी कहानियां होती हैं। तो जो कहानी की पहली शर्त ये है कि कहानी होगी तो समझ में आ जाना चाहिए। समझ में नहीं आती है, कितनी भी महान कहानी हो, उस कहानी का कोई मतलब नहीं है मेरी निगाह से। हमारे यहाँ की एक परंपरा की बात है कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी हमारे यहाँ परंपरा में कहानी दो ही कथाकार हैं, शिव पार्वती के संवाद से सारी कहानियाँ हमारी परंपरा में शुरू होती है। जब बैठी हुई है अध्येता है संस्कृत की, सारी कहानियाँ। शिव जी कोई महलों की तरफ नहीं जाते, अपने बूढ़े बैल के साथ में अपनी पत्नी के साथ में किधर जाते हैं? गरीब की ओर, गांव की ओर। और वहां वो क्या देखते हैं कहानियों के बीच में कि दुख कहाँ है। दुख के बारे में पार्वती प्रश्न करती है कि ये दुखी क्यों है और उस दुख का निदान क्या है। ये हमारी परंपरा में एक और परंपरा है, उसी में वड कथा की, बृहत कथा में बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है। फिर मैं कहानियों के ऊपर कहता हूं, उसमें है कि रम्याम कांचित कथा। कहानी एक तो रम्य हो, जैसा कि मैंने कहा कि समझ में आनी चाहिए कहानी। ये कहानी की मतलब उस शर्त के साथ में ये शर्त है कि कहानी रम्य हो, पाठक उसको पढ़ सके, सुनने वाला उसको सुन सके, उसमें रम सके। और दूसरी शर्त ये है नूतनाम, नई, वही नहीं कि जो पहले कहा जा चुका है उसी को हम फिर बार बार दोहरा रहे। तो ये संग्रह में, इस संग्रह में श्रद्धा श्रीवास्तव काफ़ी जो शर्तें हैं कहानी की, उनकी पूर्ति करती है। मैं पहली कहानी से शुरू करता हूँ। धूप नीचे नहीं उतरती। अब इस कहानी में बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी तकलीफ दे कहानी भी है। तो जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ से लौट करके नहीं आ पाते लोग। धूप भी नहीं वहाँ नीचे आ पाती, वहीं ठहर करके रह जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या मुझे वहाँ आई कि इसमें देश और काल थोड़ा सा ओझल मुझे लगा, क्योंकि इसमें एक नाम है, मैं नाम नहीं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत विदेशी जैसे नाम लगते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये सोवियत रूस की कहानी है या उसके आसपास की कहानियाँ हैं। कुछ कहानी नाम बड़े देशी लगते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथाकार की कहानी है, यहाँ लोग उनके मित्र भी बैठे हुए हैं। उस कहानी का नाम है हिंदुस्तानी इवान दानोसोविच की जिंदगी का एक दिन। तो मैंने कहा कि भाई पहले तो मैं इवान दानोसोविच को नहीं जानता हूँ, पहले मैं इवान दानोसोविच को जानूं तब उसकी जिंदगी के एक दिन को समझ पाऊंगा। तो इस तरह की जो समस्याएं एक सामान्य पाठक के सामने आ जाती है, विशेष पाठक तो उसको जान लेता है, वैसे ही एक थोड़ी सी समस्या इसमें आती है। ये बहुत अच्छी कहानी, बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा। दूसरी जो कहानी है इसमें मैंने बहुत लोड लिखा है, जैसे इन जंगलों में चाहकर भी धूप पत्तियों से नीचे नहीं उतर पाती, वैसे ही इस इलाके की कोई खबर बाहर नहीं जा सकती। इस कहानी का एक ये। इसी तरह से जो दूसरी कहानी है ऊष्मा। अब आप देखिए कि ऊष्मा का जो दिनेश शर्मा है,
ये कहानी मैंने पहले भी पढ़ी थी, और वो इसमें तो मजबूरी में नहीं, धूप नीचे नहीं उतरती, उसमें तो मजबूरी है उसकी के लोग वहाँ से निकल ही नहीं पाते। इसमें वो स्वेच्छा से वहीं रह जाता है, वहाँ से जाना ही नहीं चाहता। और बहुत संक्षेप में कहूँ कि वो मनुष्य, वो दिनेश शर्मा जो कमाने के लिए घर से निकला है, जो इसलिए निकला है कि घर के कर्जे को कुछ कम कर सके, वो वहीं बस करके रह जाता है। और वहाँ के लोगों के लिए ये अपने देश से पलायन करके वहाँ पहुँचा है, वहाँ के लोग पैसा कमाने के लिए दूसरी जगह पलायन कर गई है। तो वहाँ पे जो बच्चे रह गए हैं, बूढ़े रह गए हैं, महिलाएं रह गई हैं, उनके लिए उपयोगी बन करके रह जाता है, याक में तब्दील हो जाता है। अब आप ये समझिए कि या तो ये मनुष्य के पशु होने की कहानी है, या ये पशु के मनुष्य होने की कहानी है। दोनों के बीच में ये कहानी झूलती है, और ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ श्रद्धा श्रीवास्तव को, जिसका जिक्र किया था। मानुष हो तो वही रसखान, सभी लोग जानते हैं, ये रसखान की एक पंक्ति है। हालांकि अधिकांश लोग इस पूरे कवित्व को नहीं पढ़ सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतने लेखक बैठे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ ये कवित्व, इसी के लिए मैंने इस कहानी का जिक्र किया है। मानुष हो तो वही रसकार, बसो नित गांव के गोकुल प्यारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। ये पूरा है। दरअसल कई चीजें ऐसी होती हैं, जब तक उसका पूरा संदर्भ नहीं समझा जाए तब तक वो पकड़ में नहीं आती कि इसका पूरा आशय क्या है। अब इसमें जो रशीद है, जब इसको पूरा इस कवित्व को समझ लेते हैं तो रशीद का पूरा चरित्र आपकी समझ में आ जाता है कि वो जहाँ है वहाँ से नहीं जाना चाहता, लौट लौट करके भी वहीं जाना चाहता है। हालांकि उसके सामने कई समस्याएं हैं, नई पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है उसकी चीज़ों को, मगर वो वहीं पे रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर उसको सुख है, वहाँ पर उसको साथ है। वहाँ के जो पशु हैं वो मनुष्य से ज़्यादा मानवीय है, इसलिए उन मानवीय पशुओं के बीच में वो रहना चाहता है। तो ये एक बड़ी कहानी इसलिए बन जाती है, और शायद इसीलिए ज्ञानरंजन जी ने इसका जिक्र भी किया है। ऐसे ही अनेक कहानियां हैं मित्रों। समय कितना है? थोड़ा सा, चलिए 1 मिनट में मैं और समाप्त करता हूँ। कहानियां तो और भी हैं। एक ये जो कहानी है उष्मा है, वो लद्दाख के किनारे की है। लद्दाख के किनारे की एक और कहानी है गोवाली, बहुत अच्छी कहानी है। अब क्या है कि उस पार पाकिस्तान है, इस पार हिंदुस्तान है, बीच में एक नदी बहती है। नदी पार करके 8-10 मिनट में उस तरफ पहुंचा जा सकता है। आधा परिवार उधर रहता है, गोवाली इधर रहता है, मगर वहां पहुंचने के लिए उसको 48 घंटे का यात्रा करनी पड़ती है। बाधा बॉर्डर से जाकर होकर के उसको जाना पड़ता है। वहां पे बहुत तकलीफ देह कहानी है। मैं ये चाहता हूं कि इन कहानियों पे बात करने की बजाय इन कहानियों को पढ़ा जाए, इनके पास पहुंचा जाए। कमियां हैं, ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि कहा गया है, मैं भी कहना चाहूँगा कि कुछ नई नई चीज़ होती है तो नई नई उसमें कमियां हैं। मैं जब अपनी पहली दूसरी किताब की संग्रहों को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या लिख दिया मैंने, ये तो बहुत ही कमज़ोर चीज़ें हैं, मगर होती हैं। मेरी तुलना में ये पहला संग्रह बहुत पुष्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत आगे का है। मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो एक और कहानी का जिक्र मैं करके इसको समाप्त करूँगा। जैसे आत्मनिर्वासन की 2-3 ये कहानियाँ मैंने जिक्र किया। आत्मनिर्वासन में पहले भी कहानी लिखी जा चुकी है। जैसे
ये लोग बैठे हुए, प्रयाग जी बैठे हुए, वांगचू कहानी लिखी गई है, भीष्म जी ने वो लिखी है वांगचू कहानी। वो आत्मनिर्वासन की कहानी है, वो भी स्वेच्छा से आत्मनिर्वासन है वांगचू का। और वो हरामजादे भी उनकी कहानी है, वो भी स्वेच्छा का आत्मनिर्वासन है। एक कहानी है रेत का बवंडर है। तो अब उसमें एक लड़की है मुस्लिम परिवार की। निश्चित है हम लोग सब जानते हैं, हमारे आसपास भी वैसे परिवार हैं। हमारे परिवारों से ज़्यादा जो मुश्किलें होती हैं, जो बंदिशें होती हैं, वो मुस्लिम परिवार में, हमारे मित्र परिवार हैं उनमें होती है। लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती, और वो लड़की आशिया उन मुश्किलों को तोड़ करके, उन बंदिशों को तोड़ करके बाहर निकल जाती है। ये एक बड़ी कहानी है। उसमें एक वाक्य है, वो मुझे याद आया था। इस्मत चुगताई की जो कहानी है लिहाफ, उसका एक वाक्य था, उससे अंदाज लग जाएगा मुस्लिम परिवार का। उसमें वाक्य था कि उसके जो नवाब साहब हैं लिहाफ वाले, उसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी बेगम को साजो सामान से ज़्यादा तरजीह नहीं देते, ये उसमें लिखा था। और यहाँ पर रेत बवंडर की जो दादी है, जो इनकी कहानी है रेत बवंडर, उसकी जो दादी है वो आह भरती हुई कहती है अपनी पोती से, आशिया से, जवानी के 15 साल किसी न किसी बच्चे को दूध ही पिलाती रही, एक के बाद एक माँ ही बनी रही, बच्चा पैदा करने का कारखाना। आप देखिए उस समय से अब तक औरत के उसमें कोई, औरत की बंदिशों में, औरत की जंजीरों में, कुछ हमारे ऐसे समाज हैं, परिवार हैं जिनमें कोई कमी नहीं आई। मैं एक मिनट से ज़्यादा समय और हो गया, मैं आप लोगों ने सुना, मैं कोई आलोचक तो हूँ नहीं, समालोचक नहीं हूँ, ठीक ढंग से बात करी, सीधी सीधी बात थी, वो मैंने आपसे कही, आप लोगों ने सुना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस संग्रह को पढ़कर के आप भी देख लीजिए। धन्यवाद। इतने सीमित समय में इतनी सार्थक और सारगर्भित चर्चा आदरणीय महेश कटारे जी और परम स्नेही मनीष वैद्य के जरिए ही हो सकती थी। मैं आप दोनों को मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से नीलम जयंती शब्द उत्सव में इस किताब पर, इस कथाकार के पहले कविता संग्रह पर इतनी प्रेरणादायी और पीठ थपथपाने वाली चर्चा के लिए मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। मैं श्रद्धा श्रीवास्तव का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी पुस्तक को लेकर इसके लोकार्पण के जरिए इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। मैं आप तीनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।